तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कैसे फॉर्म को भरना है, सभी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में आना है और यहाँ पर सर्च करना है PMS ऑनलाइन। उसके बाद पहले नंबर पर pmsonline.bihar.gov.in का वेबसाइट आएगा, तो इसको ओपन कर लेना है। अब जैसे ही ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का पोर्टल खुल जाएगा। यह जो पोर्टल है वो BC EBC कैटेगरी के लिए है। यदि आप SC ST कैटेगरी के हैं तो यहाँ पर ही आपको लिंक मिल जाएगा SC ST पोर्टल का। इस पर क्लिक करेंगे तो सेम उसी प्रकार से SC ST पोर्टल खुल जाएगा। सेम प्रोसेस है, सेम लिंक है, बस जो कैटेगरी है वो अलग अलग है। BC EBC का कुछ इस प्रकार है और SC ST का कुछ इस प्रकार है। बाकी ऑनलाइन का प्रोसेस दोनों का सेम रहने वाला है। तो हम यहाँ पर BC EBC का ऑनलाइन करके आपको दिखाएंगे कि कैसे ऑनलाइन हो रहा है। बाकी SC ST का प्रोसेस भी सेम होगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि कैसे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन 2026 से 27 लिखा हुआ मिल जाएगा। बस इसी पर क्लिक करना है। अब क्लिक करते ही सबसे पहले OTR नंबर मांग रहा है, तो OTR नंबर के लिए आपको NSP पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसका प्रोसेस हमने पहले ही बता दिया है, आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। इसमें हमने बताया है कि आप घर बैठे मोबाइल से ही अपना OTR रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो आप ये वाला वीडियो देख लीजिए, इससे आपको 14 अंकों का OTR नंबर मिल जाएगा। अब हमने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो हमारे पास 14 अंकों का OTR नंबर है। तो हम यहाँ पर अपना OTR नंबर इंटर करते हैं, फिर उसके बाद ये कैप्चा कोड डालते हैं और फिर गेट OTP पर क्लिक करते हैं। अब क्लिक करते ही यहाँ पर कुछ मैसेज आ रहा है तो आपको ओके पर क्लिक करना है। अब जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे आपका आधार नंबर पूछा जाएगा, तो आपको अपना आधार नंबर डालना है। फिर उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए इस छोटे से आइकन पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से अपना ईयर सेलेक्ट करेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ का जो भी ईयर है वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो हमारा 1999 है तो 1999 सेलेक्ट कर लिए। अब उसके बाद जो मंथ है वो मंथ सेलेक्ट कर लेना है और फिर उसके बाद डेट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही डेट सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है और फिर सबमिट पर क्लिक करना है। अब सबमिट पर क्लिक करते ही हमारा नाम ऑटोमेटिक आ गया है, हमारे आधार कार्ड से ही यह ऑटोमेटिक ले लिया है। तो उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है और फिर गेट OTP पर क्लिक करना है। अब गेट OTP पर क्लिक करते ही हमारे द्वारा डाले गए नंबर पर OTP कोड गया है, तो वो OTP कोड यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपना कैटेगरी सिलेक्ट करना है कि आप BC कैटेगरी से हैं या फिर EBC कैटेगरी से। तो हम यहाँ पर अपना BC कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं। वहीं यदि आप SC ST पोर्टल से रजिस्ट्रेशन करेंगे तो प्रोसेस सेम होगा। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी में देगा कि आप SC कैटेगरी से हैं या फिर ST, तो प्रोसेस सेम रहने वाला है, तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो हम यहाँ पर अपना OTP इंटर करते हैं और फिर उसके बाद फाइनल सबमिट पर क्लिक करते हैं। अब फाइनल सबमिट पर क्लिक करते ही इस प्रकार से डैशबोर्ड खुल गया है। अब यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है और बताया गया है कि कैसे आपको क्या करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है कि आपके द्वारा अपलोड किए गए जाति एवं आय प्रमाण पत्रों के सफल सत्यापन के बाद ही आपको पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की राशि प्रदान की जाएगी। यानी कि आप अपना जाति और आय प्रमाण पत्र जो अपलोड करेंगे उसका वेरिफिकेशन भी किया जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि शैक्षणिक वर्ष हेतु आय प्रमाण पत्र 1 अप्रैल से पूर्व जारी नहीं होना चाहिए। यानी कि अभी आप 2026 से 27 का ये जो स्कॉलरशिप फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर जो आय होगा वो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, उससे पहले का नहीं। यानी कि यदि आप इसी साल में यदि मार्च में आय बनवाए होंगे तो वो यहाँ पर काम नहीं करेगा। अप्रैल के बाद का होना चाहिए। जैसे अप्रैल में 1 अप्रैल के बाद तो 2 अप्रैल हो सकता है या 20 अप्रैल या 30 अप्रैल या फिर मई महीने का हो सकता है या जून का या फिर जुलाई का, ये सभी ले लेगा, लेकिन अप्रैल से पहले का नहीं होना चाहिए। तो यदि आपके पास नया आय प्रमाण पत्र नहीं है तो यहाँ पर हमारे चैनल पर ही आय प्रमाण पत्र बनाने का जो वीडियो है वो उपलब्ध है, आप क्लिक करके देख सकते हैं और अपना आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। ये वाला वीडियो है, इसी को आपको देख लेना है और देखकर अपना नया आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर देना है।
तो यहाँ पर बहुत सारा जानकारी दिया गया है, तो आप इसको पढ़ लीजिए। अब उसके बाद आपको ऊपर ही मेन्यू बार देखने को मिलेगा। पहला होम, उसके बाद स्टूडेंट डिटेल्स, फिर फ़ोटो अपलोड, फिर ये बहुत सारा ऑप्शन है। तो आप अभी होम पेज पर हैं। उसके बाद आपको क्लिक करना है स्टूडेंट डिटेल्स पर। अब स्टूडेंट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स भरना है। तो पर्सनल डिटेल्स में आपको एकेडमिक ईयर 2026 से 27 सेलेक्ट करना है। अब जैसे ही 2026 से 27 सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट नेम में आपका नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है क्या आप दिव्यांग हैं। यदि दिव्यांग हैं तो यहाँ पर यस सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो इसको नो ही रहने दीजिए। उसके बाद कैटेगरी में BC ऑटोमेटिक आ गया है। उसके बाद जेंडर मेल भी ऑटोमेटिक आ गया है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस यानी कि विवाहित या अविवाहित, तो यहाँ पर हम अविवाहित हैं तो अनमैरिड सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर रिलीजन यानी कि धर्म, आप किस धर्म से हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो आप अपना धर्म सेलेक्ट कर लीजिए। हम यहाँ पर हिंदू धर्म से हैं तो हिंदू सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद फादर्स नेम और मदर्स नेम ये ऑटोमेटिक OTR से ले लिया है। हमने जो OTR नंबर डाला है उसमें फादर्स नेम और मदर्स नेम भी डाला था OTR करते वक्त, तो वो वाला OTR डिटेल्स में से ऑटोमेटिक ले लिया है। यहाँ पर आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, ये चेंज हो जाएगा। ये एडिट करने का ऑप्शन यहाँ पर दिया है, लेकिन ये जो डिटेल्स है वो ऑटोमेटिक आ गया है। तो हमारे ये फादर्स नेम और मदर्स नेम सही है, तो हम इसको इसी तरह छोड़ देते हैं। उसके बाद फादर्स ऑक्यूपेशन यानी कि पिताजी क्या करते हैं। तो पिताजी यदि किसान हैं तो फार्मर सेलेक्ट कीजिए, या फिर प्राइवेट जॉब करते हैं तो ये ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, या फिर बिजनेसमैन हैं तो ये, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, या फिर इनमें से कोई नहीं है तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पिताजी किसान हैं तो हम यहाँ पर फार्मर सेलेक्ट कर लिए। अब उसके बाद एड्रेस एंड कम्युनिकेशन डिटेल्स, तो इसमें आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ गया है। आप इसको चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से चेंज मोबाइल नंबर पर क्लिक करके। तो हमें चेंज नहीं करना है तो हम इसी तरह छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद डोमिसाइल स्टेट ऑटोमेटिक बिहार सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट, आप जो भी सिलेक्ट किए रहेंगे अपना डिस्ट्रिक्ट वो आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद होम ब्लॉक, आपने जो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया होगा उससे रिलेटेड ब्लॉक आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। अब डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना फुल एड्रेस लिखना है कि आपका गांव कहाँ है, पोस्ट कहाँ है और पंचायत कहाँ है, ये तीनों चीज़ इसमें लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड डालना है। जैसे हमने अपना एड्रेस यहाँ पर डाल लिया है, विलेज चौंसा, पोस्ट चौंसा, और यहाँ पर जो पिन कोड है वो 802114 है। तो ये दोनों चीज़ हमने डाल लिया है। उसके बाद सेम एज एबव पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें नीचे भी आ जाएगा, हमने जो भी एड्रेस डाला है वो सेम यहाँ पर आ जाएगा। अब यदि आपका वर्तमान पता और अस्थाई पता दोनों अलग अलग है तो आप यहाँ पर अलग अलग भी डाल सकते हैं। जैसे वर्तमान पता में अभी आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस डाल सकते हैं, और परमानेंट एड्रेस में आपके डॉक्यूमेंट पर जहाँ का एड्रेस है वो एड्रेस डाल सकते हैं। अब यहाँ पर सभी डिटेल्स भरने के बाद अंतिम में अपडेट पर क्लिक करना है। अब अपडेट पर क्लिक करते ही यहाँ पर सक्सेस का मैसेज आ जाएगा, यानी कि हमारा जो डिटेल्स है वो अपडेट हो गया है। अब उसके बाद आपको अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करना है। अब अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना है, जिसका साइज़ जो रहना चाहिए वो 50 KB से कम रहना चाहिए। तो हम यहाँ पर अपना फ़ोटो सेलेक्ट करते हैं तो ये बोल रहा है कि इसका साइज़ 50 KB से कम रहना चाहिए, और आपने जो फ़ोटो सेलेक्ट किया है उसका साइज़ 98 KB है। तो अब इसको कम करने के लिए आपको एक वेबसाइट बता दे रहे हैं, इसमें परफेक्ट साइज़ कम या ज़्यादा जो भी करना होता है वो एकदम परफेक्ट होता है। आप ये वाला वेबसाइट पर आ सकते हैं, PI7 इमेज टूल। इसमें आपको जिस भी इमेज का साइज़ कम करना होगा उसको सेलेक्ट करना है। अब इमेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लिखना होता है कि आपको एग्जैक्ट कितना साइज़ चाहिए। जैसे हमें 50 KB से कम चाहिए तो हम यहाँ पर 45 लिख लिए और फिर रेड्यूस इमेज पर क्लिक कर दिए। अब क्लिक करते ही हमारा जो फ़ोटो का साइज़ है वो 43 KB हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिटी सेम रहता है, केवल साइज़ कम हो जाता है। इसलिए आपको ये वेबसाइट बताया कि ये बेस्ट वेबसाइट है। तो हमारा जो फ़ोटो का साइज़ है वो कम हो चुका है, तो हम यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब फ़ोटो यहाँ पर हमारा सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करते हैं। अब सबमिट पर क्लिक करते ही ये सक्सेस हो चुका है और यहाँ पर साइड में फ़ोटो भी आ गया है। तो इस तरह से आपको अपना फ़ोटो अपलोड कर लेना है।
अब उसके बाद यहाँ पर अपलोड इनकम एंड कास्ट सर्टिफिकेट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर सबसे पहले एकेडमिक ईयर सिलेक्ट करने को दे रहा है, तो इसमें 2026 से 27 सिलेक्ट कर लेना है। अब सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र दोनों का डिटेल्स भरना है और फिर दोनों को स्कैन करके अपलोड भी करना है। तो आय प्रमाण पत्र में सबसे पहले इशूड बाय आरओ ये रहेगा ऑटोमेटिक। उसके बाद इशू 2 में 3 ऑप्शन है, सेल्फ, फादर या मदर। तो आपको जो अपना आय प्रमाण पत्र है वो पिताजी के नाम से ही अपलोड करना है। यदि आपके पिताजी नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में आप अपने नाम से अपलोड कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके माता या फिर पिता हैं तो आप इनके नाम से ही अपलोड कीजिए। तो हमारे पास जो आय प्रमाण पत्र है वो पिताजी के नाम से है, तो हम यहाँ पर फादर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट का जो नंबर है वो इंटर करते हैं। जैसे शुरू में BICCO रहेगा, उसके बाद 2026 से ऑटोमेटिक रहेगा और फिर उसके आगे का जो अंक है वो यहाँ पर केवल लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर जो आय प्रमाण पत्र है उसका फ़ोटो खींचकर अपलोड कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर इशू डेट रहेगा, इस पर क्लिक करके जिस दिन आय प्रमाण पत्र बना है वो डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एनुअल इनकम अमाउंट यानी कि आय प्रमाण पत्र जो है वो कितने का बना है वो यहाँ पर डालना है। जैसे हमारा जो आय है वो 90,000 का बना है, तो हम यहाँ पर 90,000 डाल लिए। अब उसके बाद हमने आय प्रमाण पत्र का सीरियल नंबर यहाँ पर डाल लिया है, तो ये टोटल एक ही में अटैच करके यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर दिखा रहा है। तो यहाँ से आपको मिला लेना है कि आपने जो डिटेल डाला है वो सही है या नहीं। उसके बाद यहाँ पर आय प्रमाण पत्र अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आय प्रमाण पत्र अपलोड करना है वो PDF फाइल में अपलोड करना है। तो अब JPG को PDF में बनाने के लिए आपको गूगल में सर्च करना है JPG to PDF। उसके बाद ये वाला वेबसाइट को ओपन कर लेना है और यहाँ से अपना जो फाइल है JPG आय प्रमाण पत्र का उसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमारा जो आय प्रमाण पत्र है वो PDF में बन चुका है, हम इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। अब फाइल सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड अपलोड इनकम डिटेल्स पर क्लिक करते हैं। अब क्लिक करते ही हमारा जो आय प्रमाण पत्र है वो अपलोड हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ पर व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो सही है या फिर इसको अपडेट करना है। तो हमारा डॉक्यूमेंट सही है तो हम इसको छोड़ देते हैं। सेम उसी तरह से जाति प्रमाण पत्र को भी यहाँ पर अपलोड करना है। तो इसमें इशूड बाय आरओ है, इसको इसी तरह छोड़ देना है। उसके बाद इशू टू सेल्फ ये ऑटोमेटिक है, यानी कि जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपके नाम से ही चाहिए। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर में BCCO ये ऑटोमेटिक रहेगा। उसके बाद यहाँ से ईयर है 2026, 25 और 24, यानी कि जो जाति प्रमाण पत्र है वो 3 साल के अंदर का रहेगा तो भी चल जाएगा, लेकिन जो आय प्रमाण पत्र रहना चाहिए वो अप्रैल के बाद का रहना चाहिए, वो भी इसी साल के। तो हमारा जो जाति प्रमाण पत्र है वो 2025 का है, तो हम 2025 सेलेक्ट कर लिए और फिर उसके बाद यहाँ पर इसके आगे जाति प्रमाण पत्र का जो नंबर है वो यहाँ पर लिख देते हैं। अब जैसे ही हम जाति प्रमाण पत्र का नंबर लिखते हैं तो ठीक इसके नीचे सर्टिफिकेट नंबर करके आ गया है। तो इस तरह से आपको मिला लेना है कि आपने जो नंबर डाला है वो सही है या नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पर जो जाति प्रमाण पत्र का फाइल है PDF वाला, इसको सिलेक्ट करना है। फाइल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इशू डेट सिलेक्ट करना है कि जो जाति प्रमाण पत्र है वो 2025 में है तो कब का है। तो हम यहाँ से ईयर 2025 सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो हमारा जाति प्रमाण पत्र है वो नवंबर में का है 2025 का, वो भी 13 नवंबर का। तो ये डेट हम सिलेक्ट कर लिए और फिर उसके बाद सेव एंड अपलोड कास्ट डिटेल्स पर क्लिक करते हैं। अब क्लिक करते ही हमारा जो जाति प्रमाण पत्र है वो भी अपलोड हो चुका है। तो अब हमारा जाति और आय प्रमाण पत्र वाला जो ऑप्शन है ये भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद चेक सीटिंग स्टेटस का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करते हैं। अब इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर यूजर आईडी में तो हमारा OTR नंबर आ गया है, फिर उसके बाद नाम आ गया है, उसके बाद हमारा मोबाइल नंबर आ गया है। उसके बाद स्टेटस में नॉट सीडेड दिखा रहा है, तो इसको अपडेट करने के लिए एक बार चेक योर स्टेटस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही चेक योर स्टेटस पर क्लिक करते हैं तो अभी लिख रहा था नॉट सीडेड, लेकिन ये अब तुरंत अपडेट होकर हो गया है सीडेड, और फिर उसके बाद रिमार्क में लिख दिया है अकाउंट सीडेड सक्सेसफुली। तो इस तरह से आपको चेक योर स्टेटस पर क्लिक करके यहाँ पर अपना जो बैंक खाता है उसको सीडेड कर लेना है। अब इतना सारा काम हो गया। अब उसके बाद हमको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। डायरेक्ट आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो 4 स्टेप है इसको पूरा करने के बाद ही
स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई होगा। तो अब चलिए हम अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर लिख रहा है कि इफ़ यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ऑन बिहार गवर्नमेंट पोर्टल यू कैन चूज योर रिन्यूअल फॉर दिस सेशन। यानी कि यहाँ पर बोल रहा है कि यदि आपने इससे पहले पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, जैसे मान लीजिए हमारा जो सेशन है वो 2025 से 29 है ग्रेजुएशन का, तो हमने इससे पहले भी पिछले साल आवेदन किया था स्कॉलरशिप वाला, तो वो पैसा आ गया था। तो अब हम जब दोबारा ऑनलाइन करेंगे तो इसमें रेन्यूअल सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें अपना जो ये स्कॉलरशिप है इसको रेन्यूअल करना है। पिछले साल हमने नया फ्रेश एप्लीकेशन अप्लाई किया था और अभी हमको रेन्यूअल करना है। तो यहाँ पर एकेडमिक ईयर 2026 से 27 सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर रेन्यूअल सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन रिन्यूअल वाला ऑप्शन तभी काम करेगा जब आपने सेम OTR नंबर से लॉगिन किया है, यानी कि पिछले साल आपने उस OTR नंबर से नया फ्रेश एप्लीकेशन अप्लाई किया था और उसी OTR नंबर से आपने जब लॉगिन किया होगा तो यहाँ पर रिन्यूअल वाला ऑप्शन जो होगा वो ऑन हो जाएगा। तो हमने इस OTR नंबर से कभी भी अभी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो इसलिए रिन्यूअल पर क्लिक करने पर यहाँ पर मैसेज शो कर दे रहा है कि अभी नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है रिन्यूअल के लिए, यानी कि आपने अभी इससे पहले कोई भी एप्लीकेशन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया है। तो इसलिए अभी आप फ्रेश एप्लीकेशन अप्लाई कीजिए, उसके बाद आप रिन्यूअल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर फ्रेश ही सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूट स्टेट में बिहार सिलेक्ट रहेगा ऑटोमेटिक, यानी कि आप बिहार में पढ़ाई करेंगे तभी ये स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है, तो बिहार सिलेक्ट है। अब उसके बाद इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आप जहाँ नाम लिखवाए हैं, जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, वो आपका स्कूल या कॉलेज किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो हमारा सेम डिस्ट्रिक्ट यानी कि बक्सर में ही है, तो हम अपना डिस्ट्रिक्ट बक्सर सेलेक्ट कर लिए। अब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद इंस्टीट्यूट नेम यहाँ पर सिलेक्ट करने को बोल रहा है। तो बक्सर में जितना सारा भी कॉलेज है वो सभी का लिस्ट यहाँ पर आ गया है। तो हम यहाँ पर अपना कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक बात आप ध्यान दीजिए, इसमें इंटरमीडिएट लेवल का और ग्रेजुएशन लेवल का दोनों कॉलेज का नाम दिया गया है। तो समझ में कैसे आएगा कि ये इंटरमीडिएट लेवल का है या फिर ग्रेजुएशन लेवल का। तो आपको समझने के लिए क्या करना है कि जो कॉलेज का नाम दिया गया है उसके आगे यदि एक ब्रैकेट में कोड लिखा गया है तो समझिए कि यह हाई स्कूल है, यानी कि इंटरमीडिएट तक है। लेकिन जिसके आगे ID करके यहाँ पर ID नंबर लिखा गया है तो उसका मतलब कि वो ग्रेजुएशन कॉलेज है। जैसे आप यहाँ पर हाई स्कूल जितना भी देख रहे हैं सब में केवल एक ब्रैकेट में इसके आगे कोड लिखा गया है। वहीं जो कॉलेज है LBT कॉलेज, इसमें ID करके यहाँ पर लिखा गया है। तो इसी तरह से आपको देखकर सही से अपना कॉलेज सिलेक्ट करना है। तो हम अपना कॉलेज सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद कोर्स ग्रुप, तो कोर्स ग्रुप में उस कॉलेज में जितना सारा भी कोर्स का पढ़ाई हो रहा होगा वो सभी आ जाएगा। जैसे सीनियर सेकेंडरी इंटरमीडिएट हो जाएगा, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन हो जाएगा, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर PhD, फिर पोस्ट डॉक्टरल, यानी कि जो आप कॉलेज सेलेक्ट करेंगे उस कॉलेज से रिलेटेड ही यहाँ पर कोर्स ग्रुप आएगा। तो हम अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन सेलेक्ट करेंगे। अब ग्रेजुएशन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कोर्स नेम सेलेक्ट करने को बोल रहा है कि ग्रेजुएशन में आप कौन सा कोर्स यहाँ पर कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर BA कर रहे हैं हिस्ट्री ऑनर्स से, तो यहाँ पर डिग्री इन आर्ट्स 4 इयर्स का जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी जो ग्रेजुएशन हो गया है वो 4 साल का हो गया है, तो इसलिए डिग्री इन आर्ट्स 4 ईयर का जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इंस्टीट्यूट एड्रेस में ऑटोमेटिक कॉलेज का एड्रेस आ गया है। अब इतना सारा डिटेल्स हो गया। उसके बाद इंफॉर्मेशन टू बी इंटर्ड बाय स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स भरना है, इसको ध्यान से भरना है। सबसे पहले तो कोर्स का सेशन भरना है कि आपका जो कोर्स का सेशन है वो कब से कब तक का है। तो हमारा जो कोर्स है वो 2025 से 29 का है, तो हम यहाँ पर 2025 लिख देंगे और फिर यहाँ पर 2029 लिख देंगे। इस तरह से कोर्स का सेशन लिख देना है। यदि आप इस साल यानी कि 2026 में नाम लिखवाए हैं तो यहाँ पर 2026 से 30 लिख सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन इन दिस कोर्स, यानी कि इस कोर्स में आप कब का एडमिशन कराए हैं वो डेट यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो जब आप फर्स्ट बार नाम लिखवाए होंगे तो आपको एक रसीद मिला होगा फीस रिसिप्ट, उस पर आपको देख लेना है और देखकर यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद स्टूडेंट एडमिशन या रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपको फीस रिसिप्ट पर ही स्टूडेंट एडमिशन नंबर मिल जाता है, तो आपको लिख लेना है। वो जो फीस रिसिप्ट होता है उस पर ब्लैक कलर से लिखा होता है जो सीरियल नंबर, वहीं एडमिशन नंबर में आप डाल सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर 78 डाल दिए।
उसके बाद इनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर। तो रोल नंबर आप कॉलेज में नाम लिखवा दिए होंगे तो आपको मिल गया होगा, तो आपको रोल नंबर लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर करंट कोर्स ईयर में 2026 से 27 में सेकेंड ईयर ऑटोमेटिक सिलेक्ट है, यानी कि जब आप कोर्स सेशन 2025 से 29 इंटर किए हैं, यानी कि जो फर्स्ट ईयर हो गया वो 2025 से 26 हो गया, और अभी जो 2026 से 27 के लिए ऑनलाइन करेंगे वो सेकेंड ईयर हो जाएगा, इसलिए ये सेकेंड ईयर ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया है। अब उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन इन दिस एकेडमिक ईयर 2026 से 27, यानी कि आप फर्स्ट ईयर में तो एडमिशन करा लिए हैं 2025 में, लेकिन सेकेंड ईयर में आपका एडमिशन कब हुआ है वो डेट यहाँ पर लिखना है। तो अभी सेकेंड ईयर में हमारा जो एडमिशन हुआ है वो 8 जुलाई को ही हुआ है, तो हम यहाँ पर 8 जुलाई सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्लास या सेक्शन यदि आपको मालूम है तो आप लिखिए, नहीं तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद मोड ऑफ स्टडी, यानी कि आप रेगुलर से पढ़ाई करें या फिर पार्ट टाइम, तो हम यहाँ पर रेगुलर से हैं तो रेगुलर सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद फीस पेड बाय स्टूडेंट एज पर फीस रिसिप्ट, यानी कि नाम लिखवाए होंगे तो जो फीस रिसिप्ट मिला होगा वो फीस रिसिप्ट पर जितना भी फीस होगा आपको लिख देना है। जैसे हमारा 3640 रुपये है तो हम यहाँ पर 3640 रुपये लिख दिए। इससे अधिक ही आता है, कम नहीं आता है, दोनों सेमेस्टर का मिलाकर। जैसे एक वर्ष आपका ग्रेजुएशन का कंप्लीट होगा तो एक वर्ष कंप्लीट होने में 2 सेमेस्टर यानी कि 2 बार आपको नाम लिखवाना होता है। तो यहाँ पर हम थर्ड सेमेस्टर में नाम लिखवाए हैं तो 3640 रुपये लगा है, और फिर जब फोर्थ सेमेस्टर में नाम लिखवाएंगे तो फिर 2-2.5 हज़ार के करीब लगेगा। तो जो ये पैसा आता है वो दोनों जोड़ कर आता है, तो इसलिए आपको जो फीस रिसिप्ट पर जितना भी पैसा लिखा हुआ है उतना ही लिखना है। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहे हैं स्टे इन इंस्टीट्यूशन हॉस्टल, यानी कि क्या आप जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं उसमें हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हैं। तो हम यहाँ पर हॉस्टल में नहीं रहते हैं तो नो सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहे हैं कि क्वालिफाइड लास्ट ईयर एग्जाम एज पर क्रेडिट सिस्टम, यानी कि क्या आपने इससे पिछला जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है क्या वो क्रेडिट सिस्टम से है। यदि है तो यस सेलेक्ट कीजिए और नहीं है तो नो सेलेक्ट कीजिए। तो हमारा नहीं है तो नो सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हाउस होल्ड कैटेगरी में पुअरेस्ट सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद प्रीवियस पासिंग कोर्स डिटेल्स, तो यहाँ पर यदि आप ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहे हैं तो जो पिछला कोर्स कंप्लीट का जो ऑप्शन है उसमें ये जो इंटरमीडिएट वाला ऑप्शन है ग्रुप डी, इसको सेलेक्ट कीजिए। वहीं यदि आप इंटरमीडिएट में हैं तो जो पिछला कोर्स होगा वो क्लास 10th वाला होगा। तो हम अभी ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहे हैं तो ये जो ग्रुप डी का ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर स्पेशलाइजेशन में सेलेक्ट करने को बोल रहा है कि आपने कौन सा कोर्स इससे पहले कंप्लीट किया है। तो हमने जो 10+2 है यानी कि इंटरमीडिएट वो 8 से कंप्लीट किया है, तो हमें यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद किस बोर्ड से पास किया है वो बोर्ड का नाम लिखना है। तो हम यहाँ पर बिहार बोर्ड से पास किए हैं तो बिहार बोर्ड लिख देंगे। उसके बाद ईयर, यानी कि कब से कब तक आप इंटरमीडिएट में पढ़ाई किए हैं। तो हमारा जो इंटरमीडिएट का सेशन है वो 2023 से 25 है, तो हम यहाँ पर 2023 से 2025 लिख दें। उसके बाद पूछ रहा है कि क्या कोर्स कंप्लीट हो गया है, तो हमारा इंटरमीडिएट का हो गया है तो यस करेंगे। फिर उसके बाद परसेंटेज, इंटरमीडिएट में कितना परसेंटेज आया है वो यहाँ पर लिखना है। तो हमारा 65% आया है तो 65 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन दे रहा है तो इन तीनों पर टिक कर लेना है। अब टिक करने के बाद अंतिम में प्रीव्यू पर क्लिक करना है। अब प्रीव्यू पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने जो जो भी डिटेल्स इंटर किया है वो सभी यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। फिर नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन आएगा, एडिट और नेक्स्ट। तो यदि आपने जो डिटेल्स इंटर किया है उसमें कुछ गड़बड़ी है तो आप एडिट करके इसको सुधार कर सकते हैं, और यदि आपका सभी डिटेल सही है तो फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पर क्लिक करते ही एप्लीकेशन फाइनलाइज करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आ चुका है। तो अब आपको यहाँ पर कुछ डिक्लेरेशन मिल जाएगा जिसको सबमिट करने से पहले पढ़ना है और इस पर टिक करना है। वो लिख रहा है कि मैं भारत का नागरिक हूँ तथा बिहार का अस्थायी निवासी हूँ, जहाँ मेरी जाति BC या EBC के अंतर्गत आती है। तो हम इस पर टिक कर दिए। उसके बाद माई एनुअल इनकम फॉर ऑल सोर्सेज डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि जो हमारा वार्षिक आय है वो 3 लाख से ज़्यादा नहीं है। तो हमारा 3 लाख से ज़्यादा नहीं है, 90,000 का ही आया था, तो हम इस पर भी टिक कर लिए। तो इसी तरह से आपको सभी को बारी बारी से पढ़कर इस पर टिक कर लेना है। तो चलिए हम जल्दी से सभी पर टिक कर लेते हैं। अब सभी पर टिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। अब नीचे स्क्रॉल करते ही आपने जो मोबाइल नंबर डाला था उस पर OTP कोड जाएगा।
तो इसके लिए आपको जनरेट OTP पर क्लिक करना है। अब जनरेट OTP पर क्लिक करते ही नंबर पर OTP कोड गया है, तो वो OTP कोड हम यहाँ पर डाल लेते हैं। अब OTP कोड डालने के बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक करते हैं। अब वेरीफाई OTP पर क्लिक करते ही हमारा जो नंबर है वो वेरीफाई हो चुका है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब नेक्स्ट पर क्लिक करते ही यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने को बोला है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड में सबसे पहले दे रहा है कि इसका जो फॉर्मेट होना चाहिए वो PDF में होना चाहिए और इसका जो साइज होना चाहिए वो 400 KB से अधिक का नहीं होना चाहिए। तो हमने आपको रिसाइज करना इस वेबसाइट के माध्यम से बता ही दिया है और PDF बनाना इस वेबसाइट के माध्यम से बता ही दिया है। तो आपको जल्दी से अपने मोबाइल से फ़ोटो खींचना है जो भी सर्टिफिकेट मांग रहा है और उसको पहले रिसाइज करना है और फिर उसके बाद PDF बनाना है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट मांग रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले 10th सर्टिफिकेट अपलोड करने को बोल रहा है। तो यहाँ पर आपको अपने 10वीं कक्षा का मार्कशीट अपलोड कर देना है। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर डालना है, यानी कि मार्कशीट नंबर यहाँ पर डालना है। फिर उसके बाद इशू डेट, कब का मार्कशीट आपको मिला है उसका डेट यहाँ पर इस पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद लास्ट एग्जाम पासिंग सर्टिफिकेट, यानी कि आपने पिछला जो कोर्स कंप्लीट किया है उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। जैसे हमने इंटरमीडिएट का डिटेल डाला था तो इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। उसके बाद मार्कशीट नंबर यहाँ पर डालेंगे और फिर उसका इशू डेट डालेंगे, जिस डेट को हमारा मार्कशीट मिला है वो डेट यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर बोनाफाइड सर्टिफिकेट मांग रहा है। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको कॉलेज से बनवा लेना है। इस पर भी हमने वीडियो बनाया है, आपको चैनल पर मिल जाएगा। ये वाला वीडियो है बोनाफाइड सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं, तो इसको आप देख सकते हैं। इसमें हमने सभी कुछ डिटेल्स में बताया है कि कहाँ से फॉर्म डाउनलोड करना है, कैसे इसको भरना है और फिर कैसे कॉलेज में जाकर सिग्नेचर मोहर करवाना है। तो आप ये वाला वीडियो देखकर अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अब बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद यहाँ पर बोनाफाइड सर्टिफिकेट का नंबर लिखना है और फिर उसके बाद इशू डेट में जिस डेट को आप बनवाए होंगे वो डेट लिखना है। उसके बाद यहाँ पर फीस रिसिप्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूशन, तो आपको नाम लिखवाने पर जो फीस रिसिप्ट मिला होगा वो फीस रिसिप्ट भी यहाँ पर अपलोड करना है और फिर उसके बाद रिसिप्ट नंबर डालना है और फिर उसका इशू डेट डालना है। उसके बाद यहाँ पर फीस फिक्स्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, तो इसमें स्टार मार्क नहीं है तो इसको आपको खाली छोड़ देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इतना सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको अंतिम में फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो आवेदन है वो स्कॉलरशिप के लिए सबमिट हो जाएगा। अब इतना सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आप देख सकते हैं कि आपने क्या क्या अपलोड किया है, अभी जो आवेदन किए हैं उसका करंट स्टेटस क्या है और सभी कुछ देखना सिखाएंगे। तो इसके लिए आपको जो होम वाला ऑप्शन है इस पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का फिर से पेज आ जाएगा। अब आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, फिर उसके बाद अंतिम में क्लिक हेयर टू व्यू स्कॉलरशिप एप्लीकेशन स्टेटस एंड एक्शन करके एक लिंक मिलेगा, तो बस इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब क्लिक करते ही ऊपर ही यहाँ पर मैसेज शो करेगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। कृपया 2 दिन के अंदर में अपना जो एप्लीकेशन है वो फाइनलाइज कीजिए, नहीं तो ये ऑटोमेटिक कैंसिल या रिजेक्ट हो जाएगा। तो अब हम सबसे नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो पर्सनल डिटेल्स है वो अपडेट हो गया है, तो यहाँ पर डॉन लिख दिया है। उसके बाद आधार सीडिंग स्टेटस में अभी वेटिंग है, ये डिपार्टमेंट के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट में अपलोड स्टेटस में डॉन है, यानी कि हमने जो डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड कर दिया है। उसके बाद जो इसका वेरिफिकेशन है वो पेंडिंग है और इनकम रिमार्क अभी पेंडिंग है, यानी कि वेरिफिकेशन में यदि कोई प्रॉब्लम होता है या फिर कुछ गड़बड़ी होता है तो यहाँ पर इसको वेरिफिकेशन स्टेटस में रिजेक्ट लिख देगा और इनकम रिमार्क में वो कारण लिख देगा कि किस कारण के वजह से ये रिजेक्ट हुआ है। सेम उसी प्रकार कास्ट सर्टिफिकेट का भी है, अपलोड स्टेटस में डन है, वेरिफिकेशन स्टेटस में पेंडिंग है और रिमार्क भी अभी पेंडिंग है। उसके बाद यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारा जो है वो अपडेट हो चुका है, फिर फ़ोटो भी अपडेट हो चुका है। उसके बाद डॉक्यूमेंट स्टेटस में अभी हमने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है तो यहाँ पर नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। तो इसी तरह से आप जो भी प्रोसेस कंप्लीट करेंगे वो ग्रीन होता जाएगा। अब सभी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद कुछ दिन के बाद ये सभी जो पेंडिंग अभी दिखा रहा है ये भी ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद इस फॉर्म को भरकर इसका एक प्रिंट आउट निकाल लेना है, अंतिम में एक रिसीविंग निकलेगा उसको प्रिंट कर लेना है और इसके साथ में आपने जो भी डॉक्यूमेंट लगाए हैं जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र
इसके साथ ही मैट्रिक और इंटरमीडिएट का मार्कशीट, फीस रिसिप्ट, बोनाफाइड, फ़ोटो, ये सभी को फ़ोटोकॉपी कराकर और इसका रिसीविंग सभी को एक में स्टेपलर करके अपने इंस्टीट्यूट यानी कि कॉलेज में ले जाना है और वहाँ पर जमा कर देना है। जब जमा आप कर देंगे तो इंस्टीट्यूट के द्वारा आपके एप्लीकेशन का वेरिफिकेशन किया जाएगा। फिर वेरिफिकेशन के बाद इसको सक्सेस कर दिया जाएगा। फिर वेरिफिकेशन के बाद जब सब कुछ सही रहेगा तो यहाँ पर सक्सेस हो जाएगा। उसके बाद फिजिकल कमिटी स्टेटस और इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन, ये सब अब काम ऑटोमेटिक होता है। फिर अंतिम में डीडीसी मार्क फॉर पेमेंट स्टेटस, ये भी सब ऑटोमेटिक होता है। और जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो अंतिम में जो पेमेंट स्टेटस है केवल वहीं पेंडिंग रह जाएगा और फिर पैसा आने के बाद ये भी पेमेंट डन लिख देगा और उसके आगे यूटीआर नंबर शो कर देगा। तो यही प्रोसेस रहता है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ऑनलाइन करने का। आपको एक बार ऑनलाइन कर देना है अपना सभी डॉक्यूमेंट सही सही लगाकर और फिर उसको ले जाकर कॉलेज में जमा कर देना है, बाकी सारा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इस तरह आज के इस वीडियो में आपने जाना कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरते हैं। तो यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर भी ज़रूर करें और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।